हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार भी हो चुका था और जो गवर्नर जनरल्स भारत में आए, उन गवर्नर जनरलों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रसार या उसका साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। तो उस समय में क्योंकि मैसूर को अंग्रेज पूरी तरीके से विजित कर चुके थे, मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला चुके थे, मैसूर की शक्ति को खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब जब मैसूर की शक्ति खत्म हो गई तो उसके बाद जो है बचे मराठे। वो मराठे जिन्होंने कि अंग्रेजों का साथ दिया था मैसूर की शक्ति को खत्म करने में, लेकिन उन मराठों को ये नहीं पता था कि ये अंग्रेज उन्हीं के लिए ही समस्या बन सकते हैं। ठीक है, भारत में हमारे भारतीय शासकों की आपसी फूट का अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया था और उसी का परिणाम था कि भारत में लंबे टाइम तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। भारत में लंबे टाइम तक अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार किया। वो भारतीय शासकों की आपसी फूट थी कि भारतीय शासकों को ही हटाने में, उनके साम्राज्य को खत्म करने में अंग्रेजों को सपोर्ट हमारे भारतीय शासक ही कर रहे थे। ठीक है, ये बड़े ही जो है दुख और उसकी बात है कि हमारे भारतीय शासकों ने ये नहीं सोचा कि जो विदेशी शक्ति है उस विदेशी शक्ति का साथ न दिया जाए। मैसूर को खत्म करवाने में मराठों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब जब मैसूर समाप्त हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों के पास दक्षिण भारत में, यानी कि अंग्रेजों के पास दक्षिण भारत में जो प्रमुख शक्ति थी मराठे, जिससे कि वो मराठे जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य को भी पूरी तरीके से ठीक है, ये मराठों का जो साम्राज्य था दक्षिण में महाराष्ट्र, पूना, उसके आसपास जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य को पूरी तरीके से हस्तगत करना था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के सामने, यानी कि मैसूर को खत्म करने के बाद, मैसूर कर्नाटक में मैसूर को खत्म करने के बाद जो है पूरी तरीके से अब अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य को अपदस्थ करना था। दक्षिण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को फैलाने में, अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तृत करने में मराठों को परास्त करना अति आवश्यक था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी और शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। ठीक है, लेकिन शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने पूरी तरीके से जो है मराठा साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन और साहू को पकड़कर ले गया था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं की शक्ति में थोड़ा सा विस्तार हुआ और जैसे ही साहू के समय में जो 3 पेशवा आए, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव, तो ये जो 3 पेशवा आए थे, इन तीनों पेशवाओं ने मराठाओं की शक्ति में अतिरोत्तर वृद्धि की थी। मराठाओं को पूरे भारत पर जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने वाला एकमात्र जो है प्रभुसत्ता वाला राज्य बना दिया था। इवन की दिल्ली, यानी कि मुगल साम्राज्य से भी ये जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे और पूरे भारत पर जो है इनका एकाधिकार था। एकाधिकार यानी प्रभुत्व, इनडायरेक्टली प्रभुत्व था। पूरी तरीके से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे, राजपूतों से करते थे, दक्षिण से करते थे, बंगाल से भी करते थे, दिल्ली यानी मुगलों से भी करते थे। तो वो मराठे जो अपनी अतिरोत्तर शक्ति में थे, अत्यधिक उच्च शक्ति में थे, उन मराठों की शक्ति में हास हुआ। हास कैसे हुआ? 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को छिन्न भिन्न कर दिया था और तृतीय पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में ये युद्ध हुआ था जिसमें उसका योग्य पुत्र मारा गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी 1761 के बाद एक समय ऐसा आया कि उस समय में मराठों की शक्ति काफी छिन्न भिन्न हो गई थी, मराठों की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन मराठे खत्म नहीं हुए थे। ठीक है, मराठे खत्म नहीं हुए और 1761 के बाद जो है माधव राव ने पूरी तरीके से जो है मराठों की शक्ति को संयुक्त किया और संयुक्त करने के बाद मराठों की शक्ति को विस्तृत किया। लेकिन अब 1761 के बाद जो अंग्रेजों का भारत में लगभग प्रवेश हो चुका था, अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे लगातार और मैसूर को वो पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे, तो अब मराठों की ही बारी थी। तो मराठों से यानी मराठा और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होना अवश्यंभावी हो गया। तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, उसके 4 स्टेप्स हैं, 4 चरणों में उसे विभक्त करते हैं। तो उसका प्रथम चरण जो है वह प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है,
प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ होता है 1775 से लेकर 1782 तक, ठीक है। 1775 से लेकर 1775 से लेकर 82 का जो समय है वो है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी अंग्रेज और मराठों के बीच में संघर्ष। तो ये जो संघर्ष था, इस संघर्ष के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि 1772 में माधवराव की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। माधवराव यानी पेशवा माधवराव की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मृत्यु होने के बाद जो है उनका पुत्र नारायण राव शासक बना था, ठीक है। जब क्लियर ध्यान रखिए कि 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु के बाद जो है नारायण राव शासक बना। नारायण राव शासक बना तो उसी समय में उसका जो चाचा था रघुनाथ राव, जिसको राघोबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते वरना आपको पूरा मराठा संघर्ष समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए इस पे आप जरूर फोकस कीजिए और ध्यान भी दीजिए कि माधवराव की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद माधवराव शासक बना था। माधवराव की मृत्यु हो गई थी 1772 में। 1772 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बना था नारायण राव, ठीक है। नारायण राव उसका पुत्र जो है मराठा साम्राज्य का शासक बना। अब नारायण राव जब शासक बना तो नारायण राव को जो है राजगद्दी पर पूरी तरीके से यानी आराम से नहीं बैठने दिया। उसका चाचा था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जिसको राघोबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। रघुनाथ राव जो कि नारायण राव का चाचा था। रघुनाथ राव जिसे कि राघोबा के नाम से जाना जाता है, राघोबा ने जो है नारायण राव की हत्या कर दी। अब जब नारायण राव की हत्या कर दी तो रघुनाथ राव जो है शासक बन गया, लेकिन शासक यानी पेशवा बन गया। लेकिन उस समय जो है नाना फड़नवीस, ये भी ध्यान देने वाले पॉइंट है, नाना फड़नवीस जो हैं वो उस समय मराठा साम्राज्य के पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक उच्च स्थिति में थे, उच्च पद पर थे। तो नाना फड़नवीस ने रघुनाथ राव का पूरा जो है अपोज किया, रघुनाथ राव का विरोध किया। उस विरोध के बाद जो है उन्होंने नारायण राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को शासक बनाया था। तो नारायण राव के पुत्र को नाना फड़नवीस ने शासक बनाया, यानी पेशवा बनाया और रघुनाथ राव का विरोध किया, राघोबा का विरोध किया। अब जब राघोबा का विरोध हुआ तो राघोबा जो है वो अंग्रेजों की शरण में चला गया। पहली भूल, यानी कि अंग्रेज इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अंग्रेज ये चाहते ही थे कि किसी भी तरीके से जो है मराठा साम्राज्य में घुसने के लिए या किसी भी तरीके से आंतरिक हस्तक्षेप उनको मिल जाए, और ये मौका उनको मिल गया था नाना रघुनाथ राव के समय में, ठीक है। कि रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं पेशवा बनना चाहा, लेकिन नाना फड़नवीस ने इसका कड़ा विरोध किया और कड़ा विरोध होने के बाद जो है राघोबा अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान देना। पूरा का पूरा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष इसी पर ही टिका हुआ है कि राघोबा अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, ठीक है। सूरत की संधि, सूरत की संधि की गई थी 1775 में, ठीक है। सूरत की संधि की गई थी 1775 में राघोबा और अंग्रेजों के बीच। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी था कि राघोबा ने सूरत की संधि बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत की थी। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रमुख ब्रांच थी, एक कलकत्ता, एक सूरत, एक बम्बई और एक मद्रास, ठीक है। 3 थी, ध्यान दीजिएगा। एक कलकत्ता जिसे कि मेन ब्रांच कहा जाता है, मेन हेडक्वार्टर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहां गवर्नर जनरल नियुक्त होता था, और इसके अलावा बम्बई और इसके अलावा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है। तो बम्बई और मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसी थी और कलकत्ता जो है वो मेन प्रेसिडेंसी थी जहाँ की गवर्नर जनरल नियुक्त होता था। तो राघोबा ने जो सूरत की संधि की थी 1775 में, वो संधि उसने बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ की थी, ठीक है, न कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ। और मेन जो हेडक्वार्टर था या गवर्नर जनरल जहाँ बैठता था वो था कलकत्ता। तो सूरत की संधि जब राघोबा के साथ हो गई, अंग्रेज और राघोबा के बीच में सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि होते ही अंग्रेजों ने राघोबा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब नाना फड़नवीस के लिए ये एक समस्या वाली बात थी। तो नाना फड़नवीस ने जो है 7 मार्च
यानी 1775 में ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता यानी कि पूरी तरीके से जो कलकत्ता में जो मेन ब्रांच थी वहाँ जो कि गवर्नर जनरल जहाँ नियुक्त होता था उनके साथ संधि कर ली थी और वो संधि कहलाई पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो ये तो राघोबा ने की सूरत की संधि, और ये जो है की थी नाना फडणवीस ने। नाना फडणवीस ने 1775 में कर ली सूरत की संधि अंग्रेजों के साथ। दोनों ने ही अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। राघोबा ने बम्बई प्रेसिडेंसी सूरत की संधि की और नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि की थी गवर्नर जनरल के साथ, यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ। और सारे के सारे रूल रेगुलेशंस जो है वो चलते थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के, कलकत्ता के मेन चलते थे। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ एक विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इस तरीके से उत्पन्न हो गया कि पूरी तरीके से जो है दोनों के बीच में राघोबा ने भी बम्बई के साथ, बम्बई प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेज गवर्नर के साथ संधि की। यहाँ जो है नाना फडणवीस ने गवर्नर जनरल के साथ संधि की। दोनों के बीच में विरोध हुआ और वहाँ जो है अंतिम फैसला ये किया गया कि नाना फडणवीस को अंग्रेज सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो राघोबा को सपोर्ट कर रहा था। तो इस बात से नाना जो है काफी नाराज थे। अब जब नाना इस बात से, नाना फडणवीस ठीक है, इस बात से नाराज थे, तो इस तरीके से जो है नाना फडणवीस ने एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। मराठाओं की शक्ति में भी थोड़ा सा जो है कुछ डिवीजन था, ये कह लीजिए कि कुछ जो है पार्टीशन था। वहाँ भी जो है पूरी तरीके से होलकर, सिंधिया और मराठे यानी पेशवा, होलकर, सिंधिया और पेशवा, ये मराठाओं की 3 प्रमुख शाखा थी उस समय। तो होलकर प्लस सिंधिया प्लस पेशवा, इन तीनों ने मिलकर जो है एक संधि कर ली। तीनों ने मिलकर जो है संधि कर ली, होलकर, सिंधिया और पेशवा। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक संधि की और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया जिसमें कि अंग्रेज परास्त हो गए। ठीक है, अंग्रेज परास्त हो गए। यहाँ पर जो है पेशवा की एक जीत थी और नाना फडणवीस की एक बड़ी जीत थी कि होलकर सिंधिया को मिला लिया। होलकर सिंधिया जो है वो मराठाओं की शाखा ही था, शाखा यानी ब्रांच थी मराठाओं की, जो कि इंदौर वगैरह के आसपास अपना शासन चलाते थे और पूना और उसके आसपास जो है पेशवा का शासन था और होलकर सिंधिया जो है वो इंदौर वगैरह के आसपास उनका शासन था। तो इस तरीके से एक संयुक्त सेना ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। ये अंग्रेजों की बड़ी हार थी और ये पेशवा की जीत थी। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस समय जो है वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है इस हार का पूरी तरीके से जो है उसको स्वीकार करने की कंडीशन में नहीं थे और उन्होंने तुरंत जो है होलकर, सिंधिया, पेशवा के विरुद्ध जो है आक्रमण कर दिया और 1780 में इस संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। अब जब परास्त कर दिया तो उनके सामने समस्या थी कि क्या किया जाए, तो संधि की जाए या अंग्रेजों का विरोध किया जाए। तो वैसे सिचुएशन में भी नहीं थे। उसी समय जो है महादजी सिंधिया, ठीक है, ध्यान रखिए, सिंधिया ग्रुप के जो थे महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से जो है अंग्रेज और पेशवा के बीच में संधि करा दी गई। महादजी सिंधिया ने इसमें इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद जो है पेशवा, अंग्रेज यानी मराठा ग्रुप और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई और ये संधि जो है एक महत्वपूर्ण संधि के रूप में याद की जाती है, जिसको कि 1782 में 1782 में ये संधि हुई थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग के समय में 1782 में सालवाई की संधि की गई। सालवाई की संधि, ठीक है, ये संधि हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच में। 1782 में सालवाई की संधि हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच में और महादजी सिंधिया के इंटरफेरेंस से हुई थी। महादजी सिंधिया ने इसमें मध्यस्थता की थी। तो ये संधि जो है सालवाई की संधि, ये एक युद्ध विराम संधि के रूप में देखी जाती है क्योंकि उसके अगले 20 वर्ष तक जो है
अंग्रेज और मराठों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो ये संधि काफी महत्वपूर्ण है। आप ये कह लीजिए कि अंग्रेज जो है अपनी और अन्य शक्तियों में बिजी हो गए थे, अपने और साम्राज्य विस्तार में बिजी थे, अतः उन्होंने मराठों को छेड़ना जो है उस समय उचित नहीं समझा। तो सालवाई की संधि जो है वो काफी महत्वपूर्ण संधि के रूप में देखी जाती है। सालवाई की संधि होने के बाद जो है अंग्रेज और मराठों के बीच में 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम हो गया था। 20 वर्ष तक उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। तो ये था हमारा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है। यानी कि प्रथम मराठा और अंग्रेजों के बीच में किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, कैसे उनके बीच में संघर्ष हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के बाद जो है लॉर्ड वेलेजली भारत में आए। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो है हमारा वो 1803 से 1806 तक चलता है, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट जो है वो 1803 से 1806 तक चलता है। आंग्ल मराठा संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1803 से 1806। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल भारत से जा चुके थे और उसके बाद जो है लॉर्ड वेलेजली भारत में आ चुके थे। अब लॉर्ड वेलेजली जब भारत में आया तो लॉर्ड वेलेजली का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, किसी भी तरीके से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना। और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उनके पास जो है एक बहुत बड़ी नीति थी, या ये कह लीजिए कि उनके पास एक बहुत बड़ा प्लान था जिसको कि सहायक संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सहायक संधि जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने किस तरीके से भारत के शासकों के साथ सहायक संधि की और भारतीय शासकों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये सहायक संधि जब लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने पेशवा के साथ जो है सहायक संधि करना चाहा, लेकिन उस समय पेशवा ने मना कर दिया। उसके बाद जो है लेकिन पेशवा जो है, या ये कह लीजिए कि मराठाओं का जो संघ था वो संघ जो है आपस में जो इसमें सिंधिया थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, होलकर थे और पेशवा था, ठीक है। 5 थे, पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ठीक है। पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ठीक है, और भोसले। ये पूरा का पूरा एक मराठा संघ था। यही कह लीजिए कि मराठा साम्राज्य जो है इन 5 शक्तियों में विभाजित था। पेशवा पूना के थे, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले जो कि इंदौर, ठीक है, इंदौर के अलावा जो है बड़ौदा, ठीक है, इन जगहों पर जो है इनका साम्राज्य विभक्त था। तो पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले ये 5 जो है भागों में मराठा साम्राज्य विभक्त था। मराठाओं की शाखा जो है यहाँ विभक्त थी। ये पांचों के पांचों जो है आपस में युद्ध करने में रत रहे, एक दूसरे से संघर्ष करने में रत रहे और पेशवा पर किसका प्रभाव जमाया जाए, यानी सिंधिया और होलकर में जो इसी बात का संघर्ष था कि पूना पर किसका प्रभाव जमाया जाए, पेशवा पर किसका प्रभाव जमाया जाए। तो इसके अंतर्गत जो है पांचों में लगातार संघर्ष होता रहा और उस आपसी संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पेशवा जो है, पेशवा को पर जब लॉर्ड वेलेजली का प्रेशर पड़ा तो पेशवा ने जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली, जो कि इसकी बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत जो है पेशवा ने, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, पेशवा ने संधि कर ली जिसको कि बसीन की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बसीन की संधि 1803 में अंग्रेजों के साथ कर ली, जिसे कि पेशवा की बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। बसीन की संधि होने के बाद 1803 में बसीन की संधि हो गई थी अंग्रेज और पेशवा के बीच में, जिस संधि की प्रमुख शर्तें थी कि पेशवा अपनी सेना को भंग कर देगा और वहां पर अंग्रेजी सेना नियुक्त करेगा। इसके अलावा जो है पूना के कुछ प्रमुख भू क्षेत्र उसको देगा। दोनों एक दूसरे के मित्र रहेंगे और होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो इस तरीके से ये जो संधि थी बसीन की संधि जो है काफी महत्वपूर्ण संधि के रूप में जानी जाती है। लेकिन इस संधि से जो है पेशवा अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो चुका था। अब जब आंतरिक स्वतंत्रता खो चुका था तो उसके बाद अंग्रेजों को इस संघ को तोड़ने में कोई ज्यादा बड़ी समस्या उनको नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो पेशवा को अलग कर चुके थे। पेशवा को उन्होंने अलग कर दिया, अब बचे होलकर और सिंधिया, ठीक है। अब इस बात से जो है सिंधिया और भोसले इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और पेशवा के विरुद्ध उन्होंने जो है एक ग्रुप बना लिया। अब जब ग्रुप बना लिया सिंधिया और भोसले, ठीक है, सिंधिया भोसले जो है दोनों
एक दूसरे से मिल गए। मिलने के बाद उन्होंने पेशवा पर आक्रमण कर दिया। अब उन्होंने पेशवा पर जब आक्रमण कर दिया तो पेशवा भागकर अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, पेशवा जो है भागकर अंग्रेजों के पास आ गया। अब वो अंग्रेजों के पास आ गया तो उनका शरणार्थी था। सबसे बड़ी बात, को बसीम की संधि उनके साथ कर चुका था, उसको बचाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी थी। अंग्रेजों ने जो है एक सेना बनाई और सैन्य टुकड़े तैयार करके जो है भोसले और सिंधिया को भी परास्त कर दिया। एक बड़ी सेना तैयार किया। सेना तैयार करने के बाद जो है भोसले और सिंधिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जो है भोसले और सिंधिया भी परास्त हो गए। उन्हें मजबूर होकर अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अब जब अंग्रेजों के साथ जो है पेशवा की संधि हो गई, सिंधिया भोसले क्योंकि मजबूर थे, क्या करते, हारे हुए थे, तो इस तरीके से जो है अंग्रेजों का इन पर भी प्रभाव स्थापित हो गया। तो लगभग जो है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के साथ ही जो है यहाँ पर यानी 1806 में जो है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष लगभग समाप्त हो चुका था। और इस संघर्ष के समाप्त होते ही अंग्रेजों का पेशवा पर अधिकार हो चुका था, क्योंकि पेशवा उनके साथ जो है सहायक संधि कर चुका था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दी गई। इसके अलावा भोसले सिंधिया के साथ भी संधि कर चुका था। भोसले और सिंधिया से बहुत बड़े भूक्षेत्र भी प्राप्त कर चुके थे अंग्रेज। तो मराठाओं के लगभग जो है 3 प्रमुख शक्तियों को जो है वो लगभग अपने अधिकार में कर चुके थे, अपदस्थ कर चुके थे, ये कह लीजिए कि उनको परास्त कर चुके थे। तो इस तरीके से ये जो आंग्ल मराठा संघर्ष था, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष यहाँ पर खत्म हुआ। लेकिन इसके साथ ही ये दिख गया था कि अंग्रेज जो है वो मराठाओं पर ज़्यादा हावी हैं और मराठे पूरी तरीके से जो है अपने पतन की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरीके से मराठा और अंग्रेजों के बीच में ये जो 2 संघर्ष हुए थे, इन दोनों संघर्षों में अंग्रेज जो है पूरी तरीके से उन पर हावी रहे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है, जिसको कि हम कल पढ़ेंगे।